जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में हुए वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात ये हमेशा याद करना कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको ये कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप नोट भी करते चलना, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेटिव यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। और उसके पहले दोस्तों एक बार ये याद रखना कि अगर आप आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो जो भाई यहाँ 50 क्वेश्चन है जिसने ये मान चलना है 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही कर लेता है, तो ये मान चलना भाई उसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही। और अपने तैयारी को ऐसे मेंटेन किए रहना, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपके 35 क्वेश्चन वहां पे राइट होने चाहिए। और जैसा आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर आता है सेम हम लोग वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे बायो के 15 क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के 15, फिर करेंगे फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन और मैथ के लास्ट में करेंगे 5 क्वेश्चन। यानी जैसा आपका पेपर आता सेम हम लोग वैसे इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जो क्वेश्चन ये तो आपको नोट करने ही है, और इसके साथ कुछ मैं पॉइंट भी आपको बताता चलूंगा, वो भी सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। आपका जब भी पेपर लगेगा यहां से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते। जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हर्पेटोलॉजी, दूसरा हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, और तीसरा हमारा एंथ्रोपोलॉजी, और चौथा है क्या आर्थ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट करना जिसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी यहाँ पे कहा जाता है। और दोस्तों कुछ डिस्कस हम लोग और यहाँ पे कर लेते हैं। जो ये हर्पेटोलॉजी यहाँ पे दिया जा रहा है इस पे किसका अध्ययन किया जा रहा है, तो इस पे किसका अध्ययन होता है, वो होता है आपका जो ये उभयचर होते हैं। कौन से जीव होते हैं, ये जो आप उभयचर होते हैं, नोट करिएगा, एवं सरीसृप होते हैं। उभयचर हो गया एवं सरीसृप, एवं क्या हो जाएगा सरीसृपों, सरीसृपों का अध्ययन इसमें किया जाता है। आपको एक पॉइंट ये याद रखना। और उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें हो जाएगा आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। इसमें किसका अध्ययन होता है ये भी नोट करिएगा, किसका अध्ययन हो जाएगा, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन। क्या हो जाएगा, चिकित्सकीय अध्ययन, आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन इसमें आपका हो जाता है। और जो लास्ट में दिया जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन आपका यहाँ पे किया जाता है, तो इसका भी नोट करना कि जो मानव के क्रमिक विकास, क्या नोट करेंगे हम लोग, इस पे नोट करना आप, मानव के क्रमिक विकास, किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन आपका इसमें किया जाता है। क्रमिक विकास का अध्ययन, क्रमिक विकास का अध्ययन यहाँ पे आपका किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आप नोट करना। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट नोट करा रहा हूं ना, ये अगर पॉइंट आप नोट करते चलेंगे तो आप जब भी पेपर देने जाएंगे एक तो आपको आइडिया ये लगता रहेगा कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमसे वहां पूछे और जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सारे भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। क्या पूछा जा रहा है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कंकालों का अध्ययन, दूसरा है शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा है मानचित्रों का अध्ययन, चौथा है सिक्कों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करिए। जो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जैसे इसमें कंकालों का अध्ययन, ये किससे संबंधित आपका हो जाता है, तो ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। किससे होता है ये नोट करिएगा, किससे हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। किससे हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी से ये आपका संबंधित आपका ये हो जाता है। और अगला जो दिया जा रहा मानचित्रों का अध्ययन, ये किससे आपका संबंधित हो जाएगा, इसका भी नोट कर लेना। क्या हो जाएगा, मानचित्रों का अध्ययन किससे हो जाएगा, ये आपका होता है कार्टोग्राफी। किससे हो जाएगा, कार्टोग्राफी से ये हमारा संबंधित आपका ये हो जाता है। और जो यहाँ पे दिया गया सिक्कों का अध्ययन, ये किससे संबंधित हो जाएगा, इसका भी नाम नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, नाम नोट कर लेना, न्यूमिस्मेटिक। क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंकालों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। और मानचित्रों का अध्ययन क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफी हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक। जो यहाँ पे दिया जा रहा है ये न्यूमिस्मेटिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे तीनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग सारे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं वही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक तो लिखते भी चलेगा। और जो इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं एप्लीकेशन में अभी डलवा दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एनए वाला। वहां पे ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको वहां पे डेली मिलती रहेगी। जितने भी आप प्रैक्टिस सेट होंगे सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं एप्लीकेशन में हमेशा डालूंगा, आप उनको डाउनलोड कर लेना। और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये जो क्लास अपनी खत्म हो जाएगी कल मॉर्निंग में, ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले ये सारे जो मैं यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट सारे आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसको बोलते हैं, बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया जा रहा है, एक चीज हमें ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई थी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक ये बताइए खोज कब की गई थी, और एक पॉइंट ये बताइए किसने इसकी खोज की थी। एक पॉइंट ये बता दीजिए कि इसकी खोज किसने यहाँ पे की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कब की गई थी, खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खोज इसकी हुई थी 1857 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और किसने इसकी खोज की थी, अब ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो खोज इसकी किसने की थी, वो की थी अल्बर्ट वान। क्या नाम हम लोग नोट करेंगे, अल्बर्ट। ये पॉइंट नोट करना, यहां से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अल्बर्ट वान, और पूरा नाम अगर लिखे तो एक और लिख लेना, कोलिकर। इनका पूरा नाम ये हो जाएगा कोलिकर। क्या हो जाएगा, कोलिकर। अल्बर्ट वान कोलिकर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। और कब की थी, इसके 1857 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये भी पॉइंट आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। यानी हमारे शरीर में है कई अंग, और उनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पेट, दूसरा गुर्दा, तीसरा त्वचा, और चौथा है दिमाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है त्वचा। क्या निकल के आ रहा है, त्वचा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के यहाँ पे ये होती है, अगर कभी आपसे ग्रंथि पूछा जाए
यानी क्या पूछा जाए, अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, क्या पूछा जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी होती है, तो ग्रंथि वाले में हमारा आंसर तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा यकृत। तब राइट आंसर क्या होगा, तब राइट आंसर हमारा हो जाएगा यकृत। अगर उसमें क्या लिखा हुआ, बड़ी ग्रंथि लिख के आ रहा है, तब हमारा राइट आंसर होगा यकृत। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों अक्सर रिपीट होते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहाँ पे होती है। वैसे यहाँ पे ये यकृत इन ऑप्शन में आपका लगभग नहीं दिया गया है, लेकिन अगर यकृत दिया रहता तो आप हमेशा किस पे टिक करेंगे, यकृत पे आप हमेशा आपको वहां पे टिक करना है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला क्या है लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है टाइलिन और चौथा क्या है पेप्सिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, जिनका आ रहा है ऑप्शन डी यानी पेप्सिन। पेप्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये पेप्सिन निकलता कहां पे है, ये कहां पे निकलता है, अमाशय में। कहां पे निकलता है, ये निकलता है आपका अमाशय में, ये आपका वहां पे निकलता है। कहां पे निकलता है, अमाशय में ये आपका निकलता है। और अमाशय में निकलने वाले जो जठर रस होता है ना, अमाशय से जो रस निकलता है उसमें भी आपका जो एक जठर रस होता है, कौन सा रस होता है, जठर रस। यानी कि जठर रस में ये आपका पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जठर रस में, यानी जो हमारा अमाशय होता है उसमें जो जठर रस निकलता है उसमें आपका ये पेप्सिन एंजाइम वहां पे आपका ये पाया जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। बस इसके जो ऑप्शन होते हैं ना ये चेंज वहां पे हो जाते हैं, तो इसके सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और वो कितने परसेंट तत्व पाए जाते हैं, ये भी हमें वहां पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों ये सारे आप काउंट भी करते चलना, लास्ट में आप ये जरूर चेक कर लेना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर जिनका स्कोर ये मान के चलना कि 35 क्वेश्चन तक राइट कर लेते हैं, उनकी तैयारी सही चल रही और जब भी पेपर देने जाएंगे बिल्कुल पूरे चांस रहेंगे कि उनका एग्जाम भी वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं। वैसे टोटल अगर तत्वों की बात करें कि कितने तत्व होते हैं, टोटल आपके इसमें 6 तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि जो ये ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती, यानी 65% तो हमारा ये ऑक्सीजन ही आपको यहाँ पे पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, जो आपका ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा हो जाएगी 18% हो जाती है। और इसके बाद जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की मात्रा आपकी हो जाएगी ये 10%। कितनी होती है, 10% होती है। और इसके बाद होता है नाइट्रोजन, इसके बाद क्या आता है इसमें, नाइट्रोजन, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। इसका परसेंटेज कितना होता है, ये आपका 3% होता है। और उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम, उसके बाद क्या हो जाता है, कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम के कितना परसेंटेज होता है, ये आपका 2% कैल्शियम होता है। और इसके बाद होता है फास्फोरस, इसके बाद क्या आ जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, फास्फोरस आएगा। इसका मात्रा कितनी होती है, 1% होती है। यानी ये आपके 6 तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। ये 6 तत्व का टोटल मैंने परसेंटेज भी आपको यहाँ पे नोट करा दिए। और ये सारे परसेंटेज आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन बनेगा और यही 4 ऑप्शन है क्यों, जो ये परसेंटेज होता है इसी के बारे में पूछा जाएगा। अभी यहाँ पूछा जा रहा है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाएगा,
हो सकता है प्रचुर मात्रा हटा के आपसे पूछा जाए सबसे कम मात्रा किसकी पाई जाती है, तो कम मात्रा किसकी हो जाएगी, तब हमारा राइट आंसर बन जाता है फास्फोरस बन जाता है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दूसरा नंबर पे कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, तो पहले में तो हमारा ये ऑक्सीजन हो जाता है और दूसरे में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाता है। तो सीरियल आपको ये सारे वहां पे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। पहला है हमारा क्या, ग्लाइसिन, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है रेनिन और चौथा है केसिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसमें, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, क्या निकल के आ रहा है, केसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी केसिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो ये केसिन होता है तो ये सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है, ये मान चलना जो ये गाय का दूध होता है, क्या होता है, गाय का दूध। गाय के दूध में इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग आपका 80% होता है। और इसके बाद अगर मानव के जो दूध होता है इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है आपका 20% होता है, क्या होता है 20% पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये जो हमारी मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों के लिए आपका ये आवश्यक यहाँ पे होता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, वो आपका केसिन प्रोटीन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि गुण सूत्र किससे संबंधित है। क्या पूछा गया, गुण सूत्र किससे संबंधित है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है श्वसन, दूसरा है हमारा स्वांगीकरण, तीसरा है आनुवांशिक लक्षणों का संचरण और चौथा है पोषण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसमें जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, यानी आनुवांशिक लक्षणों की संचारण से, वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक चीज और बताइए, जो गुण सूत्र होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो गुण सूत्र होते हैं, गुण सूत्र की खोज किसने की थी, गुण सूत्र की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, लिखिएगा आप स्ट्रेसबर्ग, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो बर्गर दिया जा रहा है, स्ट्रेसबर्गर, क्या हो जाएगा, स्ट्रेसबर्गर। ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि गुण सूत्र की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाता, स्ट्रेसबर्गर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो अपना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का बैच है वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, जैसे उसे इंस्टॉल करेंगे, जो अपनी पहली स्लाइड है, यानी कि वो गारंटी बैच भी अपना रहने वाला है। यानी कि आपका जब भी नर्सिंग का पेपर लगेगा वहां से आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उस बैच में हम लोग करेंगे क्या, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक है, या चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी के हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। और वहां पे एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि वो जो बच्चे वहां बैच में जुड़ते हैं, वो सारे बच्चे वहां पे क्या होंगे, एक ग्रुप में सारे बच्चे जोड़े जाएंगे, ताकि कोई भी अगर उनका डाउट भी होता है वो डाउट भी उनका क्लियर कराया जाएगा। तो वो सारे बच्चे एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारे वहां पे ज्वाइन रहेंगे, ताकि एग्जाम तक सभी के पास इतना मटेरियल रहे कि कोई क्वेश्चन वहां से बाहर भी आपका ना जा सके। और जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका एक चैप्टर वाइज बैच रहेगा, और उसमें जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसके यानी कि आपको नोट्स बनाए दिए जाएंगे। यानी कि वीडियो पहले लेक्चर चलेगा, वहां पे सारा कुछ आपको डिटेल्स बताया जाएगा, और नोट्स भी आपको कंप्लीट वहां पे मिल जाएंगे। यानी कि आपको नोट्स भी बनाने आपको नहीं पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद क्या होगा, जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा और उसका हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उस चैप्टर से कितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी सारे हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बैच अभी तक ना ले रखा है तो कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैंने लिंक भी वहां प्रोवाइड करा दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। और बैच में आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, और डेली क्लासेस आपकी पूरी डिटेल से वहां पे स्टार्ट भी हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, और इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसमें ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है क्या ऑप्शन सी, क्या आ रहा है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में हमें यहाँ पे लिखना है। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। सबसे पहले क्या होगा, जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जितने क्वेश्चन आपको कराते हैं सारे आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि जो यहाँ पे दिया जा रहा है कैरोलस लीनियस का नाम दिया जा रहा है, क्या नाम दिया गया है ये भी याद करना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा बन सकता है कि जो यहाँ पे दिया गया है आपका कैरोलस लीनियस, क्या लिखा है कैरोलस लीनियस, जो यहाँ पे नाम दिया गया है इनको क्या बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है वर्गकी का जनक। क्या बोला जाता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गकी का जनक बोला जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना, क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वर्गकी का जनक। वर्गकी का जनक भी इन्हें बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट करना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना जो कई बार आपके क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं कि जो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है वो क्या होती है, जात, व सर्वोच्च इकाई क्या होती है, वो आपकी जगत होती है। कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि सर्वोच्च इकाई क्या होती है, सर्वोच्च इकाई हमारी हो जाती जगत, क्या होती है, जगत। सर्वोच्च इकाई क्या होती है, जगत होती है। या फिर आपसे कभी ये पूछा जाए कि इसकी जो मूल इकाई होती है, क्या पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी मूल इकाई क्या होती है, मूल इकाई हमारी क्या हो जाएगी, जात। मूल इकाई क्या हो जाएगी, जात हो जाएगी। अगर पूछा जाए सर्वोच्च इकाई क्या होगी, सर्वोच्च इकाई हमारी जगत यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी दोनों पॉइंट आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर। दोस्तों आप काउंट भी करते चल रहा है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है एंजल कैब्रेरा, दूसरा हमारा जॉर्ज कैली, तीसरा एलेक्स कैरेल और चौथा क्या है कैरोलस लीनियस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहां पे जिनका आंसर आ रहा है कैरोलस लीनियस, क्या आ रहा है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आपके पेपर में पूछा गया था कि जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने अगर वर्ष का नाम पूछा जाए कि ये द्विनाम पद्धति किस वर्ष वहां पे दी थी, तो हमारा राइट आंसर वहां पे क्या हो जाता है, यानी द्विनाम जो पद्धति दी थी कब दी थी, इन्होंने दी थी 1753। क्या हो जाएगा 1753 ईस्वी में जीवों की जो द्विनाम पद्धति थी, क्या दिया था, जीवों की द्विनाम पद्धति, जीवों की द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था। एक पॉइंट तो आप ये क्लियर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। और क्या होता है, इन्हें वर्गकी का जन्मदाता कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, एक पॉइंट ये नोट करना, क्या इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गकी का, क्या कहा जाता था, वर्गकी का जन्मदाता। इन्हें क्या बोला जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जन्मदाता कहा जाता है। यानी जो कैरोलस लीनियस, इसके पहले हम लोगों ने याद किया ना, लगभग कई सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, वर्गकी का जन्मदाता भी इन्हें बोला जाता है। ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों एक पॉइंट और आप बताइए, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो मानव होता है, कौन सा क्वेश्चन आता है जिससे मानव होता है, बताइए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताइए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम नोट कर लेना क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या होता है, वो होता है होमो, नाम नोट करिएगा, क्या होता है, होमो सेपियंस। नाम क्या होता है, होमो
सेपियंस क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, सही से लिख लेना इसे। नाम इनका क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, क्या हो जाएगा, सेपियंस। नाम क्या हो जाएगा, सेपियनियस, सेपियनियस, ये नाम हो जाएगा। यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और हम लोग देखते जो हमारा बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, तितली की जीवन चक्र की तीसरी अवस्था। दोस्तों जो यहाँ पे सीरियल होता है ना, सीरियल बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। कभी आपसे पूछता है कि तितली की जो जीवन की पहली अवस्था क्या है, कभी लास्ट की अवस्था पूछा जाता है। तो इनका जो सीरियल होता है, सीरियल सबसे पहले आपको इनका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी इनके सारे आंसर आप वहां पे दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनका जो सीरियल है ना, वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले आपका आएगा अंडा, पहले क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, अंडा हो जाता है। और इसके बाद सेकंड हमारा क्या हो जाता है, वो आपका होता है लार्वा। सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारा होता है लार्वा। और इसके बाद हमारा थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड आप नोट करना, वो क्या होता है, प्यूपा, क्या हो जाएगा, प्यूपा। और इसके बाद चौथा नोट करना, चौथा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाता है वयस्क, यानी क्या हो जाता है, वयस्क, क्या हो जाएगा, वयस्क। और हमसे पूछा गया है तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, प्यूपा, क्या हो जाएगी, प्यूपा हो जाएगी। यानी इसमें जिनका भी आंसर आपका डी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पे अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि पहली अवस्था क्या होती है, तो पहली अवस्था हमारी क्या हो जाती है, अंडा हो जाती है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये बताओ इसकी आखिरी अवस्था, लास्ट अवस्था क्या होती है, वो आपकी वयस्क हो जाती है। तो इनके जो सीरियल है ना, इसके सीरियल आपके बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है, कीट होते हैं किसके द्वारा सांस लेते हैं। पहला ऑप्शन है फेफड़े, दूसरा है त्वचा, तीसरा है गलफड़े और चौथा है क्या, श्वास छिद्र। तो कीड़े किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो ये श्वास छिद्र होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्पाइरिकल, ये भी नोट करना, इसको क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल बोला जाता है। तो जो कीट होते हैं किससे सांस लेते हैं, जो कीट होते हैं किससे सांस लेते हैं, ये आपके श्वास छिद्र से लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पाइरिकल भी आपका ये बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मकड़ियों में कितने जोड़ी आंखें होती है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, ये पूछा गया है। और ऑप्शन क्या है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8। तो मकड़ियों में आंखें कितने जोड़ी होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 4 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं, 4 होते हैं, यानी जिनका ऑप्शन हमारा आ रहा है सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों मकड़ियों की बात हो रही है तो कुछ इनके पॉइंट और याद रखना कि इन्हें क्या होता है, एक तो ये याद रखना है कि इन्हें क्या होता है, ज्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं पड़ता। इनके आंखों की जो जोड़ियां 4 होती है, लेकिन ये दूर तक वहां पे देख भी नहीं पाते हैं। और एक पॉइंट और याद करना, जो मकड़ी होती है, क्या होती है, जो आपकी ये मकड़ियां होती हैं, एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि जो मकड़ियां होती है ये किस संघ में आती है, मकड़ियों का संघ बताइए, मकड़ियों का संघ कौन सा है। तो संघ भी नोट कर लेना, इनका क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, संघ इनका क्या होता है, वो आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, इनका संघ भी आपका ये हो जाता है। और दोस्तों अगर ये जाने जो मकड़ियां होती है पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां होती हैं, तो इनकी अगर प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां लगभग इनकी कितनी होती है, 40,000 प्रजातियां इनकी पाई जाती है मकड़ियों की। तो ये भी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। और मेन तो ये आपका होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मकड़ियां होती है ये किस संघ में आती हैं, तो इसका संघ आपका क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, आपका ये संघ यहाँ पे आपका हो जाता है। और इनकी कितनी जोड़ी आंखें होती है, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिखा है, 4 जोड़ी इनकी आंखें वहां पे पाई जाती हैं।
और अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इसमें पूछा गया है उभयचर में, उभयचर में, और ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है, दूसरा है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है, तीसरा है बालों के साथ ग्रंथ वाली त्वचा होती है, और चौथा क्या बिना पंखों के ग्रंथ वाली त्वचा होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो ये सबसे पहले ये बताइए उभयचर होते कौन है। तो उभयचर कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके जो उभयचर आते हैं, जो आपके एक जो अपना ग्रुप होता है मत्स्य का, कौन सा ग्रुप होता है, जो ये मत्स्य का ग्रुप होता है, और मत्स्य के बाद जो सरीसृप होते हैं, मत्स्य के बाद क्या होते हैं सरीसृप, मत्स्य के बाद क्या सरीसृप होते हैं। तो ये जो उभयचर होते हैं ना, इन दोनों के बीच में ये आते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ जाते हैं, उभयचर इन दोनों के बीच में वहां पे आ जाते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी याद करना कि अगर ये कभी पूछा जाए कि इनकी प्रजातियां कितनी हैं, यानी जो उभयचर में आते हैं इनकी टोटल प्रजातियां कितनी है विश्व में, तो टोटल प्रजातियां ये भी नोट करना, लगभग कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं इस समय इनकी, तो वो आपका कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000 प्रजातियां ज्ञात हैं लगभग अभी तक। और एक पॉइंट और नोट करना, कभी कभी अगर ये भी पूछा जाए तो इस वर्ग का जो प्रमुख प्राणी क्या है, यानी कि जो ये आपके उभयचर आते हैं, यहाँ पे जो आपके उभयचर आते हैं, कौन से आते हैं उभयचर, इसका जो प्रसिद्ध प्राणी कौन सा होता है, यानी कि अगर ये पूछा जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका प्रमुख प्राणी कौन सा है, यानी कि प्रमुख प्राणी इसका कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेढक, वो कौन सा हो जाएगा मेढक। प्रमुख प्राणी कौन सा होता है, मेढक होता है, जो उभयचर में आपका ये आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद देखते हैं जो हमारा बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि अंडे देने वाला प्राणी कहलाता है, तो जो अंडे देने वाली प्राणी होती है वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा राइजोम प्राणी, और दूसरा है जरायुज प्राणी, तीसरा अंडज प्राणी, और चौथा क्या है पुनर्जनन करने वाले प्राणी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पे अंडज प्राणी, क्या आ रहा है अंडज प्राणी आ रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना कि जो आते हैं ये किस वर्ग में होते हैं, तो जो ये किस वर्ग में आते हैं ये भी याद रख लेना, इनका वर्ग कौन सा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा सरीसृप, इनका वर्ग क्या हो जाएगा सरीसृप, इनका एक तो वर्ग आपका ये हो जाता है। और इसमें आते कौन कौन से, जैसे कि आप ये छिपकली हो जाती है, कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ये जो छिपकली हो जाती है, और छिपकली के बाद जैसे सर्प हो गया, छिपकली के बाद सर्प हो जाता है, और जैसे घड़ियाल होता है, और कौन सा होता है, जैसे ये घड़ियाल क्या होता है, जो घड़ियाल होते हैं, और घड़ियाल के बाद मान लो कछुआ होता है, घड़ियाल के बाद जो आपका ये कछुआ होता है, ये कछुआ भी इसी में आता है, और इसके बाद जो अजगर होता है, क्या होता है अजगर, जो अजगर होते हैं, ये सारे किसमें आते हैं सरीसृप में आपके सारे ये आ जाते हैं। और इस वर्ग जो सभी जंतु होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जमीन होते हैं, जो दीवारें होती है ना, उसमें ये रेंग के वहां पे चलते हैं, क्या करते हैं रेंगते हुए वहां पे चलते हैं। मेन ये याद करना है कि इनका वर्ग कौन सा हो जाता है सरीसृप, या जो इनका संघ होता है सरीसृप हो जाता है। और इसमें आते क्या, जैसे छिपकली हो गया, सर्प हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, अजगर हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए कि जो बायोलॉजी थी, बायोलॉजी में आपने कितने क्वेश्चन वहां पे सही किए थे। अब यहां से आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहां से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, कितनी अवस्थाएं आपकी यहाँ पे खोजी गई हैं। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 2, तीसरा दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो कितनी मान लो अवस्थाएं खोजी गई हैं, तो अवस्थाओं कितनी खोजी गई हैं अभी तक, टोटल आपकी कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी 5।
कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। यानी कि ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और कौन कौन सी ये अवस्थाएं, हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। एक तो पहला आप नोट करिए, पहला क्या हो जाता है? ठोस। पहली अवस्था क्या हो गई? ठोस हो गई। दूसरी अवस्था कौन सी हो जाती है? दूसरी अवस्था हमारी द्रव हो जाती है। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है? वो आपकी गैस हो जाएगी। तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। और इसके बाद चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी हो गई? प्लाज्मा हो गई। और जो पांचवी अवस्था कौन सी हो जाएगी? ये भी नोट कर लेना, बोस आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? बोस और आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन हमारी। और आगे एक और नोट कर लेना, यह भी कभी कभी नाम वहां पे आ जाता है, कंडेंसेटा भी वहां पे कभी कभी आपका ये लिखा रहता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है? 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अवस्थाएं हो जाती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेटा। ये आपकी 5 अवस्थाएं यहाँ पे आपकी हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार आपको ये पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। और 4 ऑप्शन हमारे क्या है? पहला है समांगी, दूसरा विषमांगी, तीसरा समांगी और विषमांगी दोनों, और चौथा है शुद्ध पदार्थ। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? तो इसमें जिनका भी आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है समांगी और विषमांगी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि समांगी होता है कि समांगी मिश्रण कौन सा होता है। सबसे पहले ये बताइए समांगी जो मिश्रण होते हैं ये कौन से होते हैं, कौन से समांगी मिश्रण हमारे ये कौन से होते हैं। तो समांगी मिश्रण कैसा होता है? एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे आपका नमक और जल का मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? जैसे कि नमक और जल, नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। ये कैसा मिश्रण होता है? ये आपका नमक और जल का मिश्रण, समांगी मिश्रण आपका ये हो जाता है। और एक ऑप्शन और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे क्या आप चीनी, एक और लिख लीजिए, चीनी हो गया, चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। ये भी मिश्रण कैसा होता है? ये भी मिश्रण आपका समांगी मिश्रण हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो विषमांगी मिश्रण है, कौन सा मिश्रण होता है? जो विषमांगी, किसकी बात कर लेते हैं? जो यहाँ पे दिया गया विषमांगी। अगर हम लोग बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण ये कैसा होता है? तो एक इसका पॉइंट भी नोट कर लेना, जैसे कि आप नोट कर लो, जैसे तेल हो गया, जैसे ये तेल हो गया और तेल में हम लोग जल का मिश्रण करते हैं, तेल में जल का मिश्रण करते हैं, ये कैसा मिश्रण होता है? ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि जो मिट्टी होती है, क्या होती है? मिट्टी, मिट्टी और हम रेत का मिश्रण, मिट्टी में रेत का मिश्रण करते हैं, ये कैसा मिश्रण होता है? ये भी आपका विषमांगी मिश्रण आपका ये हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी समांगी और विषमांगी दोनों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण। इसके पहले सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन आपका फिर से कहां पूछा गया है? लखनऊ जेडआरओ में। दोस्तों इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस यही होता है कि एक एआरओ का दूसरे एआरओ में क्वेश्चन पूछा जाता है, या दूसरे एआरओ का तीसरे एआरओ में क्वेश्चन जाता है वहां पे, लेकिन रिपीट क्वेश्चन आपका वहां बहुत होता है। बस जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप नोट करते चलना। और इसका जो मैं पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे आप इसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण एक किसका उदाहरण। इसके पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन सोल्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विजातीय मिश्रण क्या दिया जा रहा है? जो विजातीय मिश्रण दिया गया है, ये ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। दोस्तों आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसमें कौन सा है या नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज वहां पे करता है और बच्चे कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी वहां पे कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन इनमें से आपका नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया जा रहा है यहाँ ठोसों का द्रवों में पिघलना निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ठोसों का द्रव में पिघलना ये बिल्कुल है, गैसों का द्रव में द्रवीकरण ये भी है, लेकिन जो यहाँ पदार्थों का किण्वन दिया जा रहा है, पदार्थों का जो किण्वन दिया जा रहा है, ये भौतिक परिवर्तन आपका बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट करना, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था अभी जो आपके नर्सिंग एग्जाम हुए थे रिलेशन वालों के, वहां पे एक क्वेश्चन ये आया था कि ये बताइए दूध से दही का बनना, यानी कि क्या पूछा जा रहा है? अगर ये पूछा जाता दूध से दही, अगर पूछा जाए दूध से दही का बनना, दही का बनना, दूध से दही का बनना, एक ये याद कर लेना, यानी कि दूध से दही का बनना। एक पॉइंट ये याद रखना कि गन्ने के रस, गन्ने के रस से सिरके, गन्ने के रस से सिरके, गन्ने के रस से सिरके का बनना, सिरके का बनना, सिरके का बनना, ये कैसी क्रिया होती है? ये क्या होते हैं? किण्वन हो जाती है। ये क्या आपकी हो जाती है? किण्वन हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट याद करें, ये दोनों क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो ये दोनों पॉइंट भी आपके वहां पे क्लियर होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो हमारा 20 नंबर है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें देखो नहीं लगा है कि हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया जा रहा है ईंधन का दहन, ये बिल्कुल आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूसरा है हमारा अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीकरण लौह में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे जिनका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे जिनका भी आंसर निकल के आ रहा है जोसेफ, यानी जोसेफ प्रोस्ट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, ये पूछा गया है। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है डाल्टन, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा है बोर और चौथा है रदरफोर्ड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? जिनका आंसर राइट हो रहा है डाल्टन, क्या हो रहा है? डाल्टन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आता है 23 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? हमें यह बताना है किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। इन चार ऑप्शन में हमें बताना है सबसे अधिक परमाणु किसमें है। तो हम लोग एक एक करके सभी परमाणु जान लेते हैं किसमें कितने परमाणु आपके दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं HNO3, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो कितने परमाणु हो जाएंगे? यहाँ पे 4 परमाणु हो जाते हैं। और जो ये H2SO4 दिया गया है, इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें आपके कितने परमाणु हो जाएंगे? जो H2SO4 दिया गया इसमें आपके 7 परमाणु हो जाते हैं। और जो CO2 दिया जा रहा है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और CaOH का होल ट्वाइस दिया गया, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 परमाणु हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें परमाणु है? वो आपके H2SO4 में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसके बाद वो आएगा 24 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या हैं?
कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या है, और ये 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यकीन मान चलना, मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर बार बार पूछे जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करना, आपके एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। और जो अपनी डिटेल से क्लासेस एप्लीकेशन में चली रही है तो वो एप्लीकेशन भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जामों में बनता है कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये बताइए कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, क्या हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, और क्या हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल होता है वो आपका द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो कौन सा होगा, परमाणु होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, अणु होगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, देखो इसमें कहा जा रहा है छोटा कण भी होना चाहिए और क्या हो जाना चाहिए, वो स्वतंत्र अवस्था में होना भी चाहिए, यानी स्वतंत्र अवस्था में स्थिर भी होना चाहिए। तब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अणु, क्या हो जाएगा अणु। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र, मतलब ये अगर जो यहाँ पे दिया जा रहा है अस्तित्व में हो, अगर अस्तित्व ना होता यानी कि स्थिर ना होता, छोटा कण भी होता स्थिर ना होता, तो हमारा तब राइट आंसर क्या होता है, वहां परमाणु, तब हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अणु जैसे क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है एक अणु हो जाता है, और ये H2 क्या होता है अणु हो जाता है, और N2 क्या होता है ये आपका एक अणु हो जाते हैं। लेकिन जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में आपका ये स्थिर नहीं रह सकता। तो इसी वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इस क्वेश्चन भाई कई बच्चे कई बार कल क्वेश्चन गलत भी वहां पे कर चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें कई सारे बच्चे परमाणु वाला जो यहाँ पे दिया जा रहा है इस पे भी कई सारे बच्चे वहां पे टिक कर देते हैं। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना होता है, वो होता है 5.3 गुणे 10 की पावर -23। कितना होता है 5.3 गुणे 10 की पावर -23 ग्राम ये आपका होता है। और यहीं पे दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लेता कि अणु भार पूछ लेता, क्या पूछता अणु भार, तो अणु भार कितना हो जाता, तो वो आपका होता है 32। अणु भार कितना हो जाता, 32 हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की क्लासेस चलती रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की क्लासेस वहां भी प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद है, इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी यानी कि 5, वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले बताइए ये CaOH का होल ट्वाइस ये लिखा क्या है, तो ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, ये लिखा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसमें अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए जो आपका ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है। यहाँ क्या लिखा है, CaOH का जो होल ट्वाइस दिया गया है। तो जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। इसके कितने हो जाएंगे, 2। कितने परमाणु दिएंगे, 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 आपका हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, जो आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितने हो जाएंगे, इसके परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 परमाणु इसका आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो ये हाइड्रोजन दिया गया, हाइड्रोजन कितने परमाणु हो जाएंगे, इसके भी आपके 2 हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, यानी कि टोटल हो जाएंगी आपकी यहाँ पे 1 + 2 और +2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 2 कितना हो गया, ये टोटल आपका हो गया 5। कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसको हम लोग जो CaOH का होल ट्वाइस है, किसका सूत्र है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका ये सूत्र भी आपका वहां पे हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा। और इसके 4 ऑप्शन, पहला है ब्रोमीन, दूसरा है पारा, तीसरा बोरान, चौथा है क्लोरीन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान है। इसका पूछा जा रहा है सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 72, दूसरा है 75, 73, 74। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो आइए निकालते हैं कि राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा। लिखा क्या है यहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे हमारा लिखा है। अब इसका द्रव्यमान निकालते हैं, जिस कैल्शियम दिया गया इसका कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 1 परमाणु है, 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 परमाणु दिए जा रहे हैं, 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 परमाणु है, गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये तो आपका 40 ही हो गया, और प्लस ये आपका हो गया 32 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ 32 2 हमारे कितने हो गए, ये आपके 34 हो गए। तो यहाँ टोटल अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 74 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। और ये 4 ऑप्शन क्या है, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा एंटी इलेक्ट्रॉन, चौथा है पॉजिट्रॉन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप नोट करिएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर रखना कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, यानी कि खोज किसने की थी, तो खोज पूछा जाता है, तो खोज किसने की थी, एक ये बताइए। अगर आपसे ये पूछा जाए किस सन में इसकी खोज की गई थी, तो सन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1932 ईस्वी। सन कौन सा हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। और खोज पूछा जाए किसने की थी, तो वो हो जाएगा, नाम नोट कर लेना, कार्ल डी एंडरसन। कार्ल डी एंडरसन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यहां से हमारा हो जाता है फिजिक्स। इसके देखो इंपॉर्टेंट मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले बताइएगा कि केमिस्ट्री में आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बता रखा है कि जिसने 35 क्वेश्चन तक सही कर रखा है, तो वो मान चलना कि सही, बिल्कुल तैयारी सही चल रही। यानी जिसने भी 50 में 35 क्वेश्चन सही कर लिए, भाई उसकी तैयारी सही चल रही, वो पेपर अपना बिल्कुल क्लियर करेगा। और जिसने अभी तक इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे, तो उन्हें और तैयारी करने की भी जरूरत है वहां पे।
तो अगला देते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या है। पहला है वाट, दूसरा ओम, तीसरा कूलाम, चौथा है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो वाट दिया गया, वाट किसका मात्रक होता है, ये आपका शक्ति का होता है। किसका हो जाता है, शक्ति का हो जाता है। और जो यहाँ पे कूलाम दिया जा रहा है, ये किसका मात्रक होता है, ये आपका होता है विद्युत आवेश का। ये किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत आवेश का ये आपका मात्रक यहाँ पे हो जाएगा। और जो ये न्यूटन दिया जा रहा है, न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा बल का। ये भी पॉइंट क्लियर कर लेना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, ये चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालना ही दिखा देते हैं कि निकालते कैसे, ये आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 1 किलोवाट घंटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया जा रहा है क्या लिखा है, लिखा है 1 किलोवाट और घंटा। 1 किलोवाट घंटा दिया जा रहा है। तो ये बताइए 1 किलोवाट, यहाँ पे वाट को हम अलग कर लेते हैं, घंटे को हम लोग यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए, ये तो आपके हो गए 1000 वाट हो जाते हैं। और जो ये 1 घंटा है, ये बताइए घंटा में होते क्या है, 60 मिनट होते हैं। अब इस मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो इसे फिर से 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, 60 गुणे 60 ही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 36, और ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। और इधर क्या लिखा हुआ, 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जब पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन आपका हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर सीधा सीधा ये भी आपका यहाँ पे लिखा जा सकता है। यानी कि जो क्या लिखा जा रहा है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल आपका ये हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो यही मान आपका बिल्कुल निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है कि 1 किलोवाट हावर किसके बराबर, ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर हमारा ये हो जाता है। और अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। तो और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हुक का नियम, दूसरा है न्यूटन का नियम, तीसरा आइंस्टीन का सिद्धांत और चौथा है फैराडे का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करिएगा, फैराडे का नियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे का नियम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों की ओर क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। वैसे दोस्तों ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिजिक्स वाला जो अपना पार्ट था वहां पे ये आपके पूछे भी गए थे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों की और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आवर्त पंक्ति, दूसरा समूह आवर्त, तीसरा स्तंभ श्रेणी और चौथा स्तंभ पंक्ति। तो क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है समूह और आवर्त। क्या बोलते हैं, समूह और आवर्त। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों कुछ पॉइंट और याद करिएगा कि जो इन्होंने खोज की थी, खोज कब की थी, यानी जो ये मेंडलीव थे ये एक रूसी रसायन शास्त्री थे और इन्होंने 1869 में कब खोज की थी, 1869 ईस्वी में इन्होंने जब ये खोज की थी। तो इन्होंने किया था जो ये 63 ज्ञात तत्व थे, इन्होंने क्या कहा 63 तत्वों की वहां पे उस समय इन्होंने खोज की थी। और इसको इन्होंने डिवाइड किसमें कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं इन तत्वों को 7 क्षैतिज, यानी कि डिवाइड किसमें करते हैं 7 क्षैतिज और इसके बाद 9 ऊर्ध्वाधर, 9 ऊर्ध्वाधर, 9 ऊर्ध्वाधर।
और इन्हें क्या बोलते हैं, समूह और आवर्त, इन्हें ही ये बोला जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अभी हम लोगों ने इसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीव। जो यहाँ पे दमित्री मेंडलीव दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। यानी कि दमित्री मेंडलीव हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे न्यूटन का नाम दिया जा रहा है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसकी खोज की थी ये भी याद लिख लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाए, गुरुत्वाकर्षण। और एक और लिख लेना, एक और इनका आता है, और नोट कर लेना कि एक और इनका इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, गति का नियम भी इन्होंने दिया, यानी गति का नियम। गति का नियम भी इन्होंने ही दिया है। और एक और ये लिखना, जो ये डाल्टन है, डाल्टन के बारे में एक पॉइंट नोट करना, ये क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। क्या दिया था, परमाणु। नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, परमाणु सिद्धांत। क्या हो जाएगा, परमाणु सिद्धांत हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा इन दोनों को भी। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, दमित्री मेंडलीव। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अब इसके बाद हम लोगों का जीके स्टार्ट हो जाएगा। अब पहला हमारा जो जीके का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। इन 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कहां पे है, हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जिनका आंसर निकल के आ रहा है, 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है राखी गढ़ी और चौथा है धौलवीरा। तो इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिनका भी आंसर आ रहा है राखी गढ़ी। क्या आ रहा है, राखी गढ़ी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे राखी गढ़ी के बारे में अगर पूछा जाता है, एक ये सबको पता है ये हरियाणा में है। अगर यहाँ पे हरियाणा में जिला पूछा जाता है कि हरियाणा की ये किस जिला में है, तो जिला का नाम भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिसार जिला। क्या हो जाएगा, हिसार जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, हिसार जिला राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक और नोट करना, जो ये कालीबंगा है, कालीबंगा भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहां पे है, ये आपका कहां पे स्थित है, ये है राजस्थान में। कहां पे स्थित है, ये है राजस्थान में, ये आपका स्थित है। और यहाँ पे मिले क्या थे, यहाँ पे किसका साक्ष्य मिला था, वो मिला था जुते हुए खेत। किसका साक्ष्य मिला था, जुते हुए खेत। किसका मिला था, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ पे मिला था। और एक और याद करना, जो धौलावीरा, ये कहां पे है, ये आपका गुजरात राज्य में है। कहां पे है, ये गुजरात राज्य में। और यहाँ पे क्या मिला था, खेल का मैदान। यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे मिला था खेल का मैदान। क्या मिला था, खेल का मैदान यहाँ पे मिला था। तो ये भी सारे पॉइंट क्लियर कर लेना, यानी कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ पे जुते हुए खेत के साथ मिले थे। और जो हमारा जो राखी गढ़ी, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, ऊपर दिया जाए धौलावीरा तो कहाँ पे, गुजरात में। और यहाँ पे खेल का मैदान भी आपका मिला था, ये भी पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1929 में की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। और ये 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर नोट करना, इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है कितना, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी नोट कर लेना। क्या है वो, जो आपको ये 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा भी की थी। यानी कि क्या लिख लेंगे, प्रथम स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी यहाँ पे की गई थी। मनाए जाने की घोषणा भी यहाँ पे की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में ये रिपीट हो चुका है। सीधा सीधा पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो ये आपका हो सकता है सन पूछा जाए या आपका सन दिया जाए और आपको ये यहाँ पे पूछा जाए, तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ था, तो ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन है, पहला है 1928, दूसरा 1920, तीसरा 1911 और चौथा है 1916। तो ये असहयोग जो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट और क्लियर करिएगा कि पहले तो ये बताइए कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो शुरू किसने किया था ये महात्मा गांधी ने। किसने शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? ये की थी इन्होंने 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत वहां पे की थी। एक पॉइंट ये क्लियर रखिएगा। और एक पॉइंट ये क्लियर रखना कि जो असहयोग आंदोलन था, और इस दिन एक पॉइंट ये याद करना, ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? तभी ये असहयोग आंदोलन हुआ था। तो मृत्यु उस समय किसकी हो गई थी? ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो मृत्यु किसकी हो गई थी? तो मृत्यु वहां पे हुई थी गंगाधर तिलक की। किसकी मृत्यु हो गई थी? गंगाधर तिलक। किसकी मृत्यु हुई थी? गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल भी लगा लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हुई थी जब ये असहयोग आंदोलन, जिस दिन आपकी इसकी शुरुआत वहां पे की गई थी। और इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत के वायसराय कौन थे, यानी कि जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जब ये असहयोग आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे उस समय, उनका नाम भी नोट कर लेना। कौन हो जाएंगे? जेम्स फोर्ड। कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जेम्स फोर्ड। कौन हो जाएंगे? जेम्स फोर्ड ये हो जाएंगे। और एक पॉइंट और याद रखना है कि ये बंद क्यों कब हुआ था यानी जो असहयोग आंदोलन था ये आपका कब बंद कर दिया गया था? तो ये बंद कब हुआ था? ये आपका बंद हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी। और इसका रीजन क्या था? चौरी चौरा कांड। क्या रीजन था इसका? रीजन क्या था? चौरी चौरा कांड इसका रीजन था। इसी वजह से क्या हुआ था? इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी सारे पॉइंट आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका ये हो जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 7, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा है 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जिसका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसमें होता है क्या? इसमें एक तो आपके 8 राज्य होते हैं। राज्य कितने? 8 राज्य हैं। और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 8 राज्य है कौन सा। ये 8 राज्य आपके कौन कौन से? एक तो आप पहला राज्य कौन सा हो जाता है? वो हो जाएगा हिमाचल, यानी कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो जाता है। और सेकंड क्या होता है? वो आपका हरियाणा हो जाएगा। सेकंड क्या होता है? सेकंड हमारा हरियाणा हो जाता है। और इसके बाद अगला कौन सा होता है? वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला कौन सा होता है? उत्तराखंड हो जाएगा। और इसके बाद क्या आता है? बिहार। इसके बाद क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद क्या आएगा? झारखंड। बिहार के बाद क्या हो जाता है? झारखंड होता है। झारखंड के बाद क्या होता है? राजस्थान। झारखंड के बाद क्या होता है? राजस्थान होता है। और राजस्थान के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश।
इसके बाद क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। और कुछ और नोट कर लेना, जैसे मध्य प्रदेश के बाद एक और बचता है, वो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। वो कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यानी कि ये 8 राज्य, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 राज्य हो जाएंगे। और जो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये सारे जो हमारे 9 राज्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या करते हैं, सीमा वहां पे साझा करते हैं, यानी कि इनकी बाउंड्री मिली हुई है इन राज्यों की। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 40 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग द्वीपों की संख्या कितनी है। तो कितने द्वीप हो जाते हैं इसमें, जिनका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है 572, यानी कि ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि जो आपका अंडमान और निकोबार आता है, इसमें क्या है, एक ये याद करना है कि क्या होता है, बैरन द्वीप में भी एक क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, जो बैरन द्वीप, कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी भी यहाँ पे, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये नोट कर लो, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे आपका ये स्थित है। ये भी पॉइंट याद कर, जो बैरन द्वीप से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप हमारा हो जाएगा। और कहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार में आपका ये हो जाता है। जहां पे ये टोटल द्वीपों की संख्या कितनी दी जा रही है, टोटल द्वीप हमारे 572 आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आगे चल के हम लोग आपके लिए इस तरह की क्लासे और भी लाते रहें। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया। तो सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या आरबीआई, या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो सबसे पहला बैंक कौन सा खोला गया था, वो खोला गया था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा खोला गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये एक अगर ये पूछा जाता है कि कई बार पेपर में कि जो भारतीयों का, यानी भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करिएगा। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है, पहला बैंक कौन सा है। तो कौन सा बैंक हो जाएगा, नाम नोट कर लेना, कौन सा हो जाएगा, वो होता है अवध बैंक। कौन सा बैंक होता है, वो होता है अवध बैंक। और ये बैंक आपका कब खोला गया था, ये बैंक खोला गया था 1881 ईस्वी में, ये बैंक आपका खोला गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है, यही याद कर लेना। और यहाँ पे ये भी मान पूछे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में दिया जा रहा है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये बैंक आपका खोला कब गया था, ये बैंक खुला था आपका 1770 में खोला गया था। और ये बैंक कहाँ पे खोला गया था, ये खोला गया था कलकत्ता में। कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में ये बैंक आपका खोला गया था। और उस समय क्या थी, उस समय ये भी लिख लेना, उस समय भारत की राजधानी भी क्या थी, कलकत्ता ही थी। भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। उस समय भारत की राजधानी भी क्या थी, कलकत्ता थी। एक ये भी पॉइंट इसका आप क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन था 42 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अनुच्छेद 49,
दूसरा अनुच्छेद 79, तीसरा अनुच्छेद 79 और चौथा अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसमें जिनका आंसर आ रहा है अनुच्छेद नंबर 79, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर कितना हो रहा है। जिसने भी 35 स्कोर कर लिया ये मान चलो तैयारी ठीक ठाक उसकी चल रही है। और दोस्तों यहाँ पे दो अनुच्छेद और नोट कर लेना। एक तो आप नोट करना अनुच्छेद नंबर 80, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक नोट करना अनुच्छेद नंबर 81, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद जो 80 दिया जा रहा है ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा राज्य, नोट कर लेना, राज्यसभा के गठन। क्या हो जाएगा? राज्यसभा के गठन का प्रावधान, राज्यसभा के गठन का प्रावधान इसमें आपका दिया गया है। और ये अनुच्छेद 81 किससे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लोकसभा, किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकसभा के गठन, लोकसभा के गठन का प्रावधान, लोकसभा गठन का प्रावधान से ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके ये भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए थे? चार ऑप्शन क्या है? पहला 26 नवंबर 1949, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 24 जनवरी 1960 और चौथा क्या है? 26 नवंबर 1948। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो जिसका भी यहाँ पे आंसर आ रहा है 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये बताइए कि संविधान सभा के सदस्यों के भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये तो हस्ताक्षर का आपका हो जाएगा। अगर ये जो दिया गया 26 नवंबर 1949, इसका एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संविधान अंगीकृत हुआ था। इसका लिखना इस दिन क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत। क्या हो जाएगा? अंगीकृत हुआ था। क्या हो जाएगा? अंगीकृत हुआ था। और दोस्तों एक इस समय क्या एक पॉइंट और याद करना कि जब संविधान उस समय निर्माण हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितने थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया था कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी जब संविधान आपका निर्माण हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में जब इसका संविधान का निर्माण उस समय हुआ था, तब बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उस समय कितने अनुच्छेद थे? एक ये बता दीजिए। एक पॉइंट ये बताइए उस समय कितने टोटल भाग थे वहां पे। एक ये बताइए कि अनुसूचियां कितनी थी उस समय संविधान में। अनुसूचियां टोटल उस समय कितनी थी, एक ये बता दीजिए। तो हम अगर अनुच्छेद की बात करते हैं उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएगी 395। कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। अगर भाग की बात करते हैं, भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां टोटल उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये आपकी हुई थी, या इधर ही नोट कर लेना। अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक आपकी हुई थी। यह भी क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन क्या हुआ था जब अंतिम बैठक हुई थी? उसी दिन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां पे राष्ट्रपति भी चुना गया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 44 नंबर। अब देखते हैं 44 नंबर के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान करते हैं। किसका प्रावधान करते हैं? इन चार ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो किसका प्रावधान करते हैं? जिनका भी आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है बी, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और यह लिखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद
14 से 18 ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित आपका हो जाएगा समानता। किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा समानता का अधिकार। किससे हो जाएगा? समानता का अधिकार से ये आपका संबंधित वहां पे हो जाएगा। और कभी अगर ये पूछा जाता अनुच्छेद जो यहाँ पे 19 से 22 किसके बारे में दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता। किसके बारे में हो जाएगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार किसका हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और कभी अनुच्छेद अगर यहाँ पे बात करता है 23-24, यानी कि अनुच्छेद नंबर 23-24 की बात करें, ये किससे हो जाता है? ये हो जाता है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध किसके विरुद्ध हो जाएगा? शोषण के ये विरुद्ध हो जाएगा। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है 25-28 किससे संबंधित आपका ये है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता। किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर ये पूछा जाता है अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित आपका ये हो जाता है? ये हो जाएगा आपका, लिख लेना, क्या हो जाएगा? संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति और शिक्षा। क्या हो जाएगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार से संबंधित आपका ये हो जाता है। और अगर कभी पूछा जाता है अनुच्छेद 32, एक और लिख लेना, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित होता है? ये लिख लेना, संवैधानिक। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक पॉइंट आप अनुच्छेद 32 का ये भी लिख ले। ये सारे जो मैंने अनुच्छेद यहाँ पे नोट कराए ना, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। और हमारा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, अगला क्वेश्चन हमारा आता है वो 45 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो पहला ऑप्शन है माही, दूसरा तापी, तीसरा बनास, चौथा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे बनास जिनका भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो माही नदी दी जा रही है, माही नदी कहाँ से निकलती है? ये आपके मध्य प्रदेश एमपी से आपकी निकलती है। और अगर पर्वत श्रेणी पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रेणी यहाँ पे हो जाएगी, वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाता है वो कौन सा होता है? वो हमारा हो जाता है विंध्याचल श्रेणी हो जाती है। और इसके बाद जो यहाँ पे तापी नदी दी जा रही है, ये कहाँ निकलती है? ये भी आपके बैतूल जिले से। ये कहाँ से निकलती है? जो आपका बैतूल जिला होता है, बैतूल जिला कौन सा जिला होता है? जो हमारा बैतूल जिला होता है, ये एमपी में पड़ता है। यहां से आपके ये निकलती है, तापी नदी निकलती है। और ये जो नर्मदा नदी है, ये कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो निकलती है मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी होती है, कहां से निकलती है? अमरकंटक। नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी से ये नदी निकलती है। अमरकंटक की चोटी से ये निकलती है। और इसके बाद हम लोग इसके आगे क्या होगा, हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगी। और टोटल जो आपके एग्जाम में मैथ आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जो आपके आर्मी नर्सिंग का एग्जाम होता है, मैथ के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं, बेसिक आते हैं, बस आपको थोड़े इनके बेसिक ज्ञान होने चाहिए। तो 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल वहां पे सॉल्व कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है कि ए और बी, यानी कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि दो लोग हो गए, एक ए हो गया, यहाँ पे एक बी हो गया, ए हो गया बी हो गया। ए और बी मिलकर यानी शुरू करते, ए करता 10 दिन में, ये करता 20 दिन, ये करता 10 दिन में, ये करता कितने दिन में? 12 दिन में। तो सबसे पहले करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यानी कि हम जान लेंगे टोटल हमारा काम कितना है, टोटल काम हमारा 60 यहाँ पे हो जाता है। बस इस एलसीएम जो हमने निकाला है इसका जैसे डिवाइड करते, यानी कि जब आप 10 का भाग 60 में करें कितनी बार जाएगा? ये 6 बार जाएगा। और 12 इसमें करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? आपका ये चला जाएगा 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार। यानी कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं सवाल में। इसमें कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया
और 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया है। तो अगर जो ए है एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, दोनों एक दिन में कितना करेंगे, वो दोनों कर रहे हैं एक दिन में मान लो 11, तो दोनों 3 दिन में कितना काम किया होगा। तो दोनों ने जब 3 दिन मिलके काम किया, कितना काम किया था उस समय, किया था 11 गुणे 3, यानी कि 33 काम दोनों ने मिलके वहां पे किया था। तो अभी काम बचा कितना है, तो शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम हमारा कितना है 60, तो हमारा जो टोटल काम हो जाएगा। और 60 में जब आप कितना घटाएंगे 33, जब 60 में आप 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 27, कितना बचेगा 27, तो ये काम शेष बचेगा। अब यहाँ पे क्या था, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया, अब ए तो काम कर नहीं रहा, ए ने काम छोड़ दिया, तो ये 27 काम करेगा कौन, 27 काम अब कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है बी 5 काम कर रहा है, तो 27 काम करने में कितना समय लेगा, तो 27 बटे आप 5 करें कितनी बार जाएगा, 5 25, यानी कि कितना हो जाएगा 5 5 बार जाएगा, और 2 बटे 5 कितना हो जाएगा, 2 बटे 5 ये समय लेगा। यानी कि जो काम बचा है उसको ये पूरा करने में अब कितना समय ले रहा है, 5 सही 2 बटे 5 दिन का समय ले रहा है। और यहाँ पूछा जा रहा है काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो पहले 3 दिन तो दोनों ने क्या किया, मिलके ही काम किया था, और उसके बाद जब इसने अकेले काम किया तब कितना समय हो गया, 5 सही 2 बटे 5 समय, तो ये हो गया। जब आप जिन्हें जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 3 8, कितना निकल के आ जाएगा 8 सही 2 बटे 5, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 8 सही 2 बटे 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं जो हमारा मैथ का अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं का योग 36, उनका HCF 4 है, जोड़ों की संख्या ज्ञात करें, कितने जोड़े यहाँ पे मुमकिन है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, HCF कितना दिया जा रहा है 4। हम मान लेते दो संख्या, एक संख्या हमारी x है, एक संख्या y है। अब इनका HCF अगर दिया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 4 इसके आगे आ जाएगा, और सवाल में क्या दिया जा रहा है, इन दोनों का योग कितना 36 के बराबर दिया जा रहा है। तो योग अगर 36 के बराबर दिया जा रहा है तो ये बताओ यहाँ पे x प्लस वाई क्या होगा। अगर इन दोनों में 4 कॉमन कर लेते तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा, जब ये 4 इधर आएगा भाग हो जाएगा, 4 9 36। और हमें ये बताना है कि यानी कि इस 9 के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, वही हमें बताना है कि उनका योग, यानी कि x प्लस वाई का योग आपका 9 है। तो यहाँ पे हम x की जगह y की जगह क्या क्या मान वहां पे रख सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हमेशा ध्यान रखना है, आपके मान वही मान्य होंगे जो किसी भी संख्या से कटते ना हो, यानी कि वो दोनों अविभाज्य हो, वही मान आप रख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो एक हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, और क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे 2 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, वो 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है। तो यही 3 जोड़े आपके बिल्कुल वहां पे संभव हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो मैथ होती है बिल्कुल नॉर्मल आती है, इतनी हार्ड मैथ नहीं आती। अगर आपको बेसिक मैथ का आता है, जो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं बड़ी आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ का जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि विकर्ण की संख्या 27 है। इसमें तो बस आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए, अगर सूत्र आपको पता हो गया इसका आंसर आप तुरंत निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम पूछा भी जा चुका है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, n-3/2 बराबर क्या होता है, विकर्णों की संख्या, बराबर क्या हो जाता है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर ये आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, हमें तो ये तो मान निकालना है, n-3/2 बराबर विकर्ण कितने हमारे 27, तो विकर्ण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n-3। अब ये 2 इधर जाएगा, इसका जब गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 दूना हो जाएगा 54। अब ये बताओ जो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अब हमसे विकर्णों की संख्या 27 है तो भुजाओं की संख्या दिया जा रहा है, तो n क्या है, n हमारी ये भुजाएं तो हैं, और ऑप्शन में ये भुजाएं तो हमारी यहाँ पे दी जा रही है। तो मान रख के देखते हैं कि अब देखो अगर हम यहाँ पे n की जगह 9, देखो अगर हम n 9 ही आएगा, n की जगह हम कितना रख देते हैं 9, n की जगह रख दिया 9।
अब ये बताओ इधर कितना हो गया हमारा 9 माइनस 3, अब इधर 9 हुआ, इधर कितना हो गया 9 में 3 घटा 6। अब देख रहे हैं कि 9 6 54 ये आ गया, और हमारे यही 54 ही यहाँ पे लेके आना था। तो इस तरह से क्या करेंगे, जो आपका मैथ का क्वेश्चन ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, और ये ऑप्शन आप जैसे देखेंगे मान रख के आप इसकी वैल्यू वहां पे निकाल सकते हैं। मैं दोस्तों जिनकी भी मैथ वीक हो तो अपना बैच बिल्कुल स्टार्ट हो गया, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से मैथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको मैथ वीक हो, अगर लगता है कि मैथ मेरी कमजोर है, तो आप बिल्कुल बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि जो नर्सिंग का पेपर होता है ना, वहां पे एक एक क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं, एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका सिंपल सा फंडा एक रूल याद कर लेना। जो हमारी चाल दी जाती है, यानी जो चाल दी जाएगी S1 S2 दो चालें दी जाती है, उनका गुणा हो जाएगा, और एक बार चालों को योग कर दोगे और गुणे क्या करो, जो यहाँ पे समय दिया जाएगा, जो समय दिया जाएगा, ये आपका सिंपल सा रूल होता है। इस पे आप सारे वैल्यू मान रख देंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो चाल क्या दी जा रही है, पहले चाल दी गई 3 दी गई है, दूसरी चाल हमारी 2 है। पहली चाल क्या है 3 है, दूसरी चाल है 2। तो पहले 3 गुणे 2 करेंगे, और बटे क्या होगा 3 प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। और टोटल समय कितना लगा है, समय कहाँ पे दिया जा रहा है, लग रहा है 5 घंटे। समय कितना लगा 5 घंटे। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। इस 5 से 5 कट गया, बराबर कितना हो गया 6। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि वो कितनी दूरी तय की है, यानी कि अगर वो यहाँ तो ये पूछा गया है कि ये मान चलते हैं कि उसका घर हो गया और यहाँ पे एक स्कूल है, तो ये इधर मान लो गया इस चाल, गया किस चाल से 3 से गया है और 2 से आया है। तो ये पूछा गया ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो कितनी निकाली हमने 6। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कितनी दूरी उसने तय की है, तो यहां से यहां आया कितना तय किया 6, और यहां से यहां आया कितना तय करता 6, तो वहां पे उसने 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन याद ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चों को दिक्कत करते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रूल में जैसे आप मान रखेंगे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यही मेन आपका पॉइंट होता है। जो दिया गया विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। दोस्तों अगर आपको ये ना पता हो कि वास्तविक लाभ होता क्या, वैसे जो भी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा आपका वास्तविक लाभ पे ही निकलता है, लेकिन सवाल में विक्रय मूल्य पर आपका ये दे दिया गया। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस क्वेश्चन बच्चों को करता है जब भी पेपर पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानो कि जो आपका वास्तविक प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, यानी जो हमारा वास्तविक प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है लाभ यानी प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य। बट्टे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्रय मूल्य आपका दिया जाता है, अवगुणे क्या कर देते हैं हम लोग 100। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया विक्रय मूल्य दे दिया यहाँ, यानी जो क्रय मूल्य हम लोगों ने लिख रखा है, क्रय मूल्य की जगह इस सवाल में विक्रय मूल्य इसने वहां पे लिख दिया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो 8 सही 1/3 जो ये प्रतिशत में दिया गया, इसको अगर हम भिन्न में लिखे कैसे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि ये बताओ जैसे 10% है। अब इसे अगर हम भिन्न में लिखते थे कैसे लिख देते हैं 10/100 कर देते थे, ये 10 से 10 काटते 1/10, ये हमारा भिन्न में हो जाता है। और जो ये 8 सही 1/3% दिया गया है, जैसे आप इसे भिन्न में बदलेंगे ये आपका 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अभी हम निकाल के भी दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। 8 से 24 एक 25/3, यानी कितना हमारा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे ये 25/3% लिखा है, अब प्रतिशत जैसे हम ये वाला हटाते हैं तो क्या होता है बटे 100 हो जाता है। ये 25 से 4 हो जाएगा, 4 से 12 यानी 1/12 हमारा ये हो जाता है। तो ये बताओ तो 1/12 और ये विक्रय मूल्य की यहाँ पे बात कर रहा है,
तो नीचे किसकी बात कर रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है विक्रय मूल्य, नीचे क्या लिखा है विक्रय मूल्य, ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है लाभ। अब हमें ये बताओ कि अगर कोई वस्तु हमने 12 रुपए की बेची थी और उसमें हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस वस्तु को अगर हम ये पूछा जाए वास्तविक लाभ के लिए, तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो अगर हमने 12 रुपए कोई वस्तु बेची और उसमें 1 रुपए का हमने लाभ लिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो जाहिर सी बात है उसका जो कास्ट प्राइस यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य उसका कितना रहा होगा, वो रहा होगा 11 रुपए का रहा होगा। तभी तुम्हें 11 रुपए की जो वस्तु होगी, हम 12 रुपए की बेचेंगे तभी तुम्हें 1 रुपए का लाभ होगा। तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए इसी में हम ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ बराबर कितना हो जाएगा जो यहाँ पूछा जा रहा है। ऊपर लाभ तो हमारा 1 रुपए ही दिया जा रहा है और नीचे क्रय मूल्य अब कितना दे मिल गया हमें, 11 मिल गया जो अभी हमने निकाला है। और परसेंटेज लिए गुणे 100 करेंगे, आप जैसे इसे भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करना और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जरूर बताना है कि जो मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ईमानदारी से जरूर बताना। और दोस्तों आपको आगे अभी अगर इस तरह क्लासेस चाहिए हो भाई, इस वीडियो को लाइक करना यार ना भूलिएगा। और दोस्तों ये पूरी जो 50 क्वेश्चन जो सीट है अपनी मैं एप्लीकेशन में अपलोड करा दूंगा, जो अपना एनए वाला एप्लीकेशन है उसकी जो लिंक भी कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो ये चाहते हैं कि हमारा 100% एग्जाम क्वालिफाई हो, तो एप्लीकेशन में बैच लॉन्च हो गया, वहां पे रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि एग्जाम तक अपना पूरा बैच कंप्लीट हो जाए और आपका हर हाल में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और दोस्तों कोई अगर आपकी कमेंट हो, कोई आपका डाउट हो भी हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं कल हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।